नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने मेरठ की एक और क्राइम की घटना लेकर उपस्थित हुआ हूं। मैंने आपको बताया था कि मैंने 2 मई 2018 को एसएसपी मेरठ का पदभार ग्रहण किया था। कल एक मैंने आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना बताई थी जो मेरे आने के पहले, मेरे ज्वाइन करने के पहले NH 58 पे एक नवविवाहिता नवविवाहिता महिला या लड़की की लूट के साथ हत्या कर दी गई थी। 3 तारीख को ऑफिस में जब सामान्य रूप से ऑफिस का कामकाज शुरू हुआ, जो लोग मेरठ से परिचित होंगे वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग सुबह ऑफिस में अधिकारियों के दफ्तर में आते हैं। ये बताया गया कि साहब एक एनजीओ है, एक प्रतिष्ठित एनजीओ है जो सेक्स वर्कर्स पर काम करती है, उसकी एक महिला प्रमुख हैं, वो अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आई हैं। बाकी लोगों से मिलने के बाद जो पहले आए थे उनको भी बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि वो किस प्रयोजन से आई हैं। वो खुद भी थीं, उनके साथ 4-5 सेक्स वर्कर्स भी थीं जो अलग अलग मेरठ के अलग अलग इलाकों में अपने अपनी जो उनकी यूनियन है उसको रिप्रेजेंट करती थी। जो मेरठ के बारे में जानते हैं वो जानते होंगे कि कबाड़ी बाज़ार वहाँ का रेड लाइट एरिया है, बहुत पुराना, बहुत फेमस। और एक ज़माना था जब वहाँ पे कोठों के लाइसेंस दिए जाते थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के स्तर पे, लेकिन उसके पीछे की मंशा थी कि नृत्य और कला के जो अलग अलग घराने होते हैं उनको ज़िंदा रखने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए इनको लाइसेंस दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे इसका स्वरूप एकदम बदल गया और अब वो सेक्स वर्कर्स के लिए एक बड़ी मंडी हो गई, बड़ा बाज़ार हो गया। समय समय पर लखनऊ और दिल्ली दोनों से ही महिलाओं को, लड़कियों को रेस्क्यू करने के लिए जो अलग अलग प्रांतों से लाई जाती हैं और ज़बरदस्ती इस देह व्यापार में ढकेल दी जाती हैं, उनको रेस्क्यू करने का काम ये ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। प्रतिनिधिमंडल ने बताना शुरू किया कि साहब एक गंभीर घटना 30 अप्रैल यानी मेरे आने के 3 दिन पहले यहाँ पर हुई है। कबाड़ी बाज़ार के कोठा नंबर 9 में जो उसकी मालिकिन थी जरीना बेगम, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। चूँकि एक दिन पहले प्रेस जो हुई थी, इंट्रोडक्टरी प्रेस होती है किसी भी अधिकारी के लिए, और उसके बाद अधिकारियों की मीटिंग हुई थी, तो उसमें इस घटना का कोई जिक्र नहीं आया था। मेरे पास एसपी सिटी भी उस समय बैठे हुए थे और भी कुछ अधिकारी बैठे हुए थे। मैंने कौतूहल से उनकी तरफ देखा और पूछा ये क्या मामला है। तो लोगों ने बताया कि हाँ साहब 30 तारीख को शाम को जरीना की हत्या हुई थी, कोठे के ऊपर, मतलब कोठे के भीतर उसकी हत्या कर दी गई थी, उसे सिर में गोली मारी गई थी। मेरी इस अचंभे को, मेरे इस कौतूहल को देखकर जो सेक्स वर्कर्स के साथ आई हुई थी, उन्होंने कहा साहब हम लोग जानते हैं ये आप तक बात नहीं पहुंचेगी क्योंकि हमारी पैरवी करने वाला कोई नहीं है। हर दिन शाम को छुप छुपा के शहर के जाने कितने नामी गिरामी लोग आते हैं, लेकिन वो पैरवी नहीं कर सकते। उन्हें सामाजिक डर है कि लोग पूछेंगे कि इनकी पैरवी क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है। इसलिए हमारा कोई प्रेशर ग्रुप नहीं है। उनके कहने का आशय था कि हमारा कोई प्रेशर ग्रुप नहीं है, न हम व्यापारी हैं, न हम नेता हैं, न हम उद्योगपति हैं, न हम यहाँ पर कोई प्रतिष्ठित किसी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं। हम उस कम्युनिटी से हैं जिसका सभी लोग उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन पैरवी करने के नाम पर उन्हें सोसाइटी में बदनाम होने का डर सताने लगता है। उसकी बात सुनकर मुझे भी थोड़ा सा अजीब सा लगा और उसकी बातों में, उन लोगों की बातों में बहुत भय था, क्रोध था और बहुत बेबसी थी। वो ये भी कहने लगी कि देखिए साहब, शहर में और कहीं पर भी तमाम लूट, तमाम डकैती या तमाम हत्याएं होती हैं, कोठों पर ये कभी नहीं होता। कोठों पे ये कभी इस तरह के क्राइम, मर्डर, लूट या डकैती के नहीं होते। और ये जोर देकर ये बात कह रही थी कि साहब ये इसको लोग गंदा धंधा कहते हैं, लेकिन इस गंदे धंधे में सबसे ज़्यादा ईमानदारी है। मैं उनकी बातें सुन रहा था
कि वो किस तरह से, कितनी बेबसी से, कितनी लाचारी से ये बता रही हैं कि उनकी एक बड़ी उनका उनमें से जो जिनका स्थान प्रमुख रहा होगा, जरीना बेगम, उनकी हत्या हो गई और पुलिस ने हाथ पैर भी नहीं चलाए। फिर मैंने उनको दिलासा दिलाई कि नहीं, हत्या हत्या है किसी की भी, और महिला की हत्या तो और जघन्य और गंभीर अपराध है। महिला कौन है, क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है, और कानून की किताबों में हत्या हत्या है, सभी हत्याएं एक तरह की होती हैं, और महिला महिला है, सभी महिलाएं समान हैं, महिलाओं का सभी समाज में आदर होता है। और इस तरह की बातें कह के मैंने उनको विदा किया। जब ये पब्लिक से मिलने का समय ख़त्म हुआ तो मैंने वहीं पर संबंधित ब्रह्मपुरी थाने में, ये है कबाड़ी बाज़ार, ब्रह्मपुरी थाने के थानाध्यक्ष, सीओ ब्रह्मपुरी एसपी सिटी, और इन सभी लोगों को बुलवाया, क्राइम ब्रांच के लोगों को वहीं ऑफिस में ही बुलवाया। इनसे पूछा कि क्या मामला है, क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। उन्होंने बताया साहब शाम की बात है, दो लड़के कोठा नंबर 9 पे आए और वहाँ थोड़ी देर तक उनसे शायद कोई बहस हुई, जो कोठे की मालकिन थी जरीना से, और उसके बाद जाने क्या हुआ कि गोली चली, जरीना को गोली लगी, वहाँ चीख पुकार मच गई, लोग भागने लगे, और ये दोनों लड़के वहाँ सीढ़ियों से उतरकर गलियों में होते हुए भाग गए। ब्रह्मपुरी के एसओ से पूछा तो उसने भी थोड़ा बेसिक वर्क किया था, और उसने ये बताया कि साहब हमने जो वहाँ पर कबाड़ी बाज़ार, बहुत डेंस लोकेलिटी में ये बाज़ार है, छोटी छोटी बहुत ढेर सारी दुकानें हैं, बहुत ज़्यादा दुकानें हैं। कबाड़ी बाज़ार बेसिकली जो कबाड़ से संबंधित बाज़ार रही होगी, और ख़ासकर वहाँ पर जो कैंटोनमेंट एरिया का कबाड़ है उसकी बहुत ढेर सारी दुकानें हैं। आर्मी से जो कबाड़ बेचे जाते हैं, आर्मी से जो कबाड़ निकलते हैं, पुरानी वर्दियाँ उनकी, और तमाम और अलग अलग चीज़ों की वहाँ दुकानें थी। तो एसओ ब्रह्मपुरी ने इतना बेसिक वर्क किया था कि दुकानों पे जो सीसीटीवी लगे हुए थे उनसे थोड़े थोड़े फुटेज निकाल के ये कोशिश की थी कि शायद उन लड़कों का या बदमाशों का या उन हत्यारों का कोई सुराग उसमें लग सके। इसके अलावा एसटीएफ से भी, जो मुझसे पहले जो एसएसपी थी, उन्होंने एसटीएफ से भी रिक्वेस्ट की थी कि साहब इसमें थोड़ी मदद की जाए, क्योंकि स्थानीय पुलिस इसमें बहुत कुछ कर नहीं पा रही है, कोई बहुत सुराग नहीं मिल पा रहे हैं। और वैसे भी भले ही कोई पैरवी करने के लिए कोई धरना प्रदर्शन न हुआ हो वहाँ मेरठ में, लेकिन अखबारों ने और टीवी ने इसको बहुत प्रमुखता से उठाया था कि एक सेक्स वर्कर की कोठे पर हत्या की गई, महिला की हत्या की गई, दिन दहाड़े हत्या की गई, गोलियों से हत्या की गई। जिस तरह की खबरें चलती हैं या चलाई जाती हैं, आप अच्छी तरह से अवगत हैं, उस तरह की खबरें ये चल रही थी। तो इसको देखते हुए एसटीएफ की एक इकाई मेरठ में भी है, और उसका ऑफिस है पुलिस लाइन में, और अच्छे नंबर्स हैं उसमें, बहुत अच्छे ऑफिसर्स भी पोस्टेड हैं मेरठ में एसटीएफ में। उनसे रिक्वेस्ट की गई थी, तो उनके पास टेक्निकल सपोर्ट जिला पुलिस से ज़्यादा रहता है। मैं चूँकि उसका फाउंडर मेंबर हूँ, मैं जानता हूँ कि टेक्निकल सपोर्ट सबसे ज़्यादा आज की तारीख में अगर किसी यूनिट के पास है तो वो एसटीएफ और एटीएस के पास है। तो फील्ड वर्क के लिए तो पुलिस, स्थानीय पुलिस काम करती है, लेकिन टेक्निकल सपोर्ट के लिए उसे हर हाल में एसटीएफ की सहायता लेनी पड़ेगी। सेक्स वर्कर्स का जो कम्युनिटी थी पूरी वहाँ पर, ब्रह्मपुरी केसों से मैंने ये भी कहा कि पहले ये देख लीजिए ऐसा ना हो कोई इनकी आपस की राइवलरी हो, क्योंकि वहाँ राइवलरी होती ज़रूर है, लेकिन उसने भी ये बताया कि साहब राइवलरी कितनी भी हो, लेकिन इस तरह की हत्या या इस तरह की वारदात होती नहीं है। ये भी बताया कि साहब सेक्स वर्कर से संबंध या सेक्स वर्कर के चक्कर में शहर के दूसरे इलाकों में हत्याएँ हुई हैं, और बहुत हत्याएँ हुई हैं, लेकिन भीतर यहाँ पर कबाड़ी बाज़ार में इस तरह से सेक्स वर्कर की हत्या हमारे ख्याल से बहुत दिनों से कोई नहीं हुई है। इसका हल्ला सिर्फ अखबारों और टीवी और सोशल मीडिया में इसका बहुत ज़्यादा हल्ला था कि साहब अभी तक पुलिस कुछ नहीं कर पाई, पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी हुई है, पुलिस के खाली हाथ, तमाम जो इस तरह से जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं पुलिस पर दबाव बनाने के लिए, उस तरह के शब्द यानी प्रयोग किए जा रहे थे। उनसे कहा कि भाई देखिए, आप भी बैठे हुए थे यहाँ पर, एसपी सिटी साहब वहाँ पे थे, और किस तरह से उनके बेबसी झलक रही थी कि साहब देखिए हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है, रात में भीड़ तो बहुत लगती है,
लेकिन हमारे साथ कोई भी ऐसा सम्मानित व्यक्ति शहर का नहीं आया जो इस हमारे प्रतिनिधिमंडल में शामिल हो। तो कृपा करके हमारे जरीना बेगम की हत्यारों का पता करिए और उनको सज़ा दिलाइए। तय हुआ कि जो सीसीटीवी फुटेज एसओ ब्रह्मपुरी ने निकाली थी, जो बहुत साफ़ नहीं थी या चेहरा जिसमें पहचान में नहीं आ रहा था, उनको सॉफ्टवेयर के माध्यम से थोड़ा सा क्लियर किया जाए। फिर उनके 30 सेकंड से 1 मिनट के अलग अलग फुटेज बना लिए जाएं। 30 सेकंड से 1 मिनट का मतलब ये था कि उनको व्हाट्सएप पर ताकि आराम से भेजा जाए। ये भी वहाँ एसपी सिटी और एसपीआरए दोनों को ये बताया गया कि जब ये 30 सेकंड से 1 मिनट के फुटेज मिल जाएं तो सभी थानाध्यक्षों का एक ग्रुप अलग अलग बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप एसपी सिटी के पास भी और एसपी रूरल के यानी एसपी ग्रामीण के पास भी, कि उनको भेज दिया जाए। भेजने के बाद वायरलेस सेट पर आप सभी थानाध्यक्षों को ये बता दीजिए कि वो अपने मातहत सभी चौकी इंचार्जों, सभी सब इंस्पेक्टर्स और बीट के सभी कांस्टेबल्स तक व्हाट्सएप पर ये वीडियो जो क्लिपिंग्स हैं वो भेज दें। इस पूरी कवायद में, पूरी प्रोसेस में बहुत लगेगा, 1 घंटा लगेगा। और 1 घंटे में नीचे तक डाउन द लाइन यानी सभी सिपाहियों पर, बीट के सभी कांस्टेबल्स तक और बीट के सभी सब इंस्पेक्टर्स तक वो सीसीटीवी फुटेज पहुंच जाएगी अपने अपने इलाकों में जो उनके कांटेक्ट हैं, क्योंकि बीट कांस्टेबल वो बहुत ज़्यादा घुला मिला होता है जनता के व्यक्तियों से। दिन भर वो अपनी बीट में रहता है, वहीं खाता है, वहीं सोता है और जनता के व्यक्तियों से, हर तरह के व्यक्तियों से, अच्छे बुरे दोनों व्यक्तियों से बीट कांस्टेबल्स का अच्छा संपर्क होता है, अच्छा संवाद होता है। और शायद यही वजह है कि जो बीट की व्यवस्था उत्तर प्रदेश पुलिस की है बिल्कुल अनोखी है और बीट कांस्टेबल्स ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। क्राइम और जुर्म की दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को खोलने का काम बीट के कांस्टेबल्स ने किया है, क्योंकि सूचनाएं, अगर उसका काम अच्छा है, उसकी क्रेडिबिलिटी उसके इलाके में है, तो बीट कांस्टेबल्स को सबसे पहले किसी घटना की सूचना मिलती है और किसी घटना में जो अपराधी सम्मिलित होते हैं उनकी भी सूचना बीट कांस्टेबल्स को मिल जाती है। तो इसी पर्पज़ से ये कहा गया था कि एक ये भी करके देख लिया जाए, शायद कुछ पता लग जाए। और इसके पता लगने की संभावना 50-50% थी कि अगर वो लोग मेरठ के ही होंगे तो हो सकता है पता लग जाए, और अगर मेरठ के बाहर के होंगे तो इस एक्सरसाइज से भी उनका पता लगा पाना बहुत मुश्किल होगा। बहरहाल ये रात में करीब 1 बजे के आसपास मुझे दोनों अधिकारियों ने बताया कि साहब अब डाउन द लाइन सभी कांस्टेबल्स तक वो पहुंच गई है और कल दिन में हर हाल में अगर ये यहाँ के होंगे तो कहीं न कहीं कोई न कोई सूचना हमको इसके बारे में मिल जाएगी। खैर, ये बहुत अच्छी बात थी कि सिस्टम काम कर रहा था और जो मोबाइल फ़ोन्स की बात है, एंड्रॉयड फ़ोन्स की बात है, इनका बहुत अच्छे से पुलिसिंग में इस्तेमाल शुरू हुआ, हर जगह हुआ था, अलग अलग तरह से हुआ था। इस पर्टिकुलर केस में भी ये एक आइडिया आया था कि हो सकता है ये काम कर जाए। फिर एक ओपिनियन मीटिंग में ये भी आई कि साहब बजाय इसके कि आप सबको व्हाट्सएप पर दें, सब देखें और फिर अपने अपने कॉन्टैक्ट्स को दिखाएं, फिर वो पहचानें, ये बड़ा लंबा प्रोसेस है और पता लगेगा भी कि नहीं पता लगेगा। इससे बढ़िया तो ये है कि हमारे जो सब मित्रगण हैं इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, उनको ये क्लिपिंग उपलब्ध करा दी जाए तो वो अपने अपने टीवी पर चला देंगे और हो सकता है कि इन लड़कों की कोई पहचान शहर के या ज़िले के किसी कोने में कोई कर ले। लेकिन साथ ही साथ उसका कंट्रडिक्शन भी आया कि साहब ये ठीक इसलिए नहीं रहेगा कि दिखाने के बाद अगर ये बात उन तक, या हो सकता है बदमाशों ने स्वयं भी ये क्लिपिंग देख ली टीवी पे चलते हुए, या उन तक ये बात पहुंच गई कि टीवी पर एक क्लिपिंग चल रही है जिसमें पहचानने का अनुरोध किया गया है, तो ऐसे में वो भाग जाएंगे, फिर जल्दी हमारे हाथ नहीं आएंगे जब तक और कुछ दूसरी बड़ी घटना नहीं हो जाती, ये चीज़ें नीचे दब नहीं जाती, तब तक वो वापस नहीं आएंगे और इससे हमारा नुकसान होगा। तो फिर एक राय हो कि ये बात मानी गई कि व्हाट्सएप पर ही ये क्लिपिंग्स को सर्कुलेट किया जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1-1:30 बजे रात तक ये सब काम हो चुका था। दिन में सवेरे से दोपहर तक बराबर ये पूछताछ वायरलेस सेट पर होती रही कि क्या किसी को कुछ पता लगा कि नहीं पता लगा, लेकिन ये आइडिया क्लिक कर गया। दोपहर बाद कोतवाली पुलिस को, इंस्पेक्टर कोतवाली को ये सूचना मिल गई
कि साहब ये दोनों लड़के पहचान लिए गए हैं, ये कोतवाली थाना क्षेत्र के ही रहने वाले थे। तुरंत एसटीएफ को इसके बारे में बताया गया कि हमने इन दोनों को इस तरह से पहचाना है और बिल्कुल सही पहचान हुई है। जनता के जिस व्यक्ति ने बताया है उसने कहा ये हमारे मोहल्ले के ही लड़के हैं और हम इन्हें अच्छी तरह से पहचानते हैं। इस बीच में एसटीएफ भी अपने टेक्निकल विंग के साथ, अपने जो उनकी एक्सपर्टाइज़ है उसके साथ, उन्होंने भी लोकेट कर लिया कि साहब बिल्कुल सही लोकेट किया गया है, हमने भी इसे लोकेट कर लिया था, इनके नंबर हमें मिल गए थे, हमने इनके नंबर लगा दिए हैं और उम्मीद है कि 1-2 दिन में हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। एसटीएफ के उप निरीक्षक अरुण निगम, उनके साथ एक टीम इसी काम के लिए मुख्यालय से, डीजीपी मुख्यालय से लगाई गई थी। आईजी एसटीएफ साहब ने लगवाया था कि आप इसमें जिला पुलिस की मदद करेंगे। और फिर जब उनको भी नंबर मिल गया और नाम पता उसका पता लग गया तो चुपचाप उसकी लोकेशन का पता करने में पूरी टीम, जिला पुलिस की, ब्रह्मपुरी की पुलिस और एसटीएफ के उप निरीक्षक अरुण निगम की टीम ने इस पे काम करना शुरू किया। और शाम को शॉपरिक्स मॉल, वहाँ पर एक बहुत फेमस मॉल है, मेरठ की तरफ से शॉपरिक्स मॉल की तरफ जब जाते हैं तो वहाँ जो इनकी सूचना के हिसाब से वो वहाँ पर कुछ ख़रीदारी करने के लिए ये दोनों अपनी मोटरसाइकिल से आएंगे और पहचानने वाले आदमी को भी साथ में रखा गया, हालांकि नंबर्स उनके लिसनिंग पर सुने जा रहे थे। और फिर वही हुआ, इन दोनों को वहाँ गिरफ़्तार कर लिया गया। जो गिरफ़्तार किए गए उनका नाम था बिलाल सन ऑफ दीन मोहम्मद, रेजिडेंट ऑफ सब्जी वाली गली, सोहराब गेट, सराय बहलीम, कोतवाली, मेरठ। और दूसरा था नावेद सन ऑफ चांद, रेजिडेंट ऑफ सब्जी वाली गली, खपरेल वाली मस्जिद के पास, सोहराब गेट, सराय बहलीन और कोतवाली। इनको क्राइम ब्रांच के ऑफिस ले आया गया। इनसे पूछताछ शुरू हुई कि आखिरकार क्या माजरा था, क्या मामला था कि एक महिला को इन लोगों ने कोठे पर गोली मार दी। शुरुआती दौर में जैसे सभी अपराधी करते हैं, ना नुकर करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद अच्छी वाली और बहुत अच्छी वाली पूछताछ के बाद फिर वो एक रास्ता पकड़ लेते हैं जो सही रास्ता होता है और जिसको वेरीफाई करने पर बातें सही पता लग जाती हैं कि हाँ, इन्होंने जो बताया है वो सही है या अभी भी ये घुमा रहे हैं। तो जो बात घंटे 2 घंटे बाद सही निकल के आई तो उन्होंने बताया कि साहब हम लोग कोठा नंबर 9 के रेगुलर ग्राहक हैं, हम बराबर जाते रहते हैं। उस दिन भी हम लोग वहाँ पर गए। वहाँ उस दिन जरीना ने ज़्यादा पैसों की मांग की। हम लोगों के पास उतने पैसे नहीं थे। हम लोगों ने कहा कि हम लोग कोई ऐसा नहीं है जिसे आप मतलब गैर हैं या हम लोग जिसको आप पहचानती नहीं हैं, पैसा हम फिर दे देंगे, हम जितना पैसा हमारे पास है वो हमसे ले लिया जाए। इस पर जरीना भड़क गई, उसने गाली देना शुरू किया और उसके बाद भिखमंगे जैसे शब्दों का प्रयोग जरीना ने करना शुरू कर दिया। आवाज़ लगा के उसने अपने जो और उनकी सहयोगी सेक्स वर्कर्स थीं, लड़कियां थीं, उनको भी बुला लिया और उनके सामने ही बहुत ज़ोर से गाली देने लगा। बिलाल और नावेद का ये कहना था कि उनमें से जिनके हम लोग रेगुलर ग्राहक हैं वो लड़कियां भी थीं और उन्हीं के सामने उसने जलील करना शुरू किया और कहने लगी फ़ौरन कोठे से बाहर निकल जाओ। उसके बाद चिल्लाते चिल्लाते हद तब हो गई जब उसने कहा कि ये कोठे हैं, ये रईसों की शान है और तुम कटोरा लेके कोठों पर आए हो। कटोरा लेके कोठों पे नहीं आया जाता, इसलिए फ़ौरन तुम इससे बाहर हो जाओ। और उसने लड़कियों से कहा कि इसको धक्का दे के बाहर कर दो। लड़कियां उसकी तरफ बढ़ीं, यानी सेक्स वर्कर्स उसकी तरफ बढ़ीं उसको धक्का दे के बाहर करने के लिए। तो इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाए और बिलाल ने तमंचा निकालकर जरीना के सिर में गोली मार दी और वहाँ से दोनों, जब भगदड़ हुई तो वहाँ से दोनों भाग गए। एक छोटी सी बात और एक महिला की जान चली गई। सेक्स वर्कर्स का वो प्रतिनिधिमंडल जो आया था वो बार बार यही कह रहा था कि साहब हमारे यहाँ ये सब नहीं होता है, इस तरह के क्राइम हमारे कोठों पे नहीं होते हैं, हम जो करते हैं वो दुनिया जानती है, ये हमारे पेट पालने का साधन है। इस तरह की बातें वो उस दिन बहुत ही इमोशनल बातें ये लोग कर रही थी। और ऐसे अगर लोगों को गोलियों से मारा जाता रहेगा
तो ये सदियों से चली आ रही ये परंपरा ख़त्म हो जाएगी। ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू था। समाज इसके बारे में क्या सोचता है, इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। लेकिन एक महिला की जान चली गई। 30 अप्रैल को शाम को ये घटना हुई थी और 4 मई को ये दोनों हत्यारे पकड़े गए। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।